न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विश्वदीप सर। सो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी समझने का प्रोसेस। ओके, सो गाइज, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया तो मुझे एनसीईआरटी समझने का प्रोसेस कहीं नहीं दिखा, तो मैं आपको ये वीडियो साझा करने वाला हूँ। एंड जब मैंने स्क्रॉल किया, मैंने सर्च किया, तो वहाँ पे एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, एनसीईआरटी की बुक्स कौन कौन सी रेफर करना है, कौन से स्टैंडर्ड की बुक हमें देखना है, यही हर किसी ने बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनकी वीडियो को स्टिक कर सकते हैं, वो वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बट एक्चुअल में एक स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट्स रियल में क्या प्रॉब्लम फेस करता है तो कोई नहीं बताता गाइज। ठीक है, मैंने भी वीडियो देखी जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय प्रिपरेशन विद एनसीईआरटी, so that time I also faced some problem, and while I was searching to understand to वो प्रॉब्लम्स कैसे पढ़े, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, तो ये एक्चुअल में किसी ने बात बता ही नहीं कि हमें एनसीईआरटी को एक्चुअल में समझना कैसे है। ठीक है, सो वो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो इफ़ यू आर ए बिगनर, ओके, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड अदर सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन, सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हम देखने वाले एनसीईआरटी समझने का प्रोसेस। सो एनसीईआरटी क्या है और एनसीईआरटी की बुक्स क्या हैं, ये तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, बताने वाली चीज़ भी नहीं, बट एक्चुअल में जो रियल चीज़ है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जब हम सोचते हैं और जब हमें पता है हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, 6 to 10 स्टैंडर्ड की पढ़नी है या फिर 11-10 की एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। जनरली यूपीएससी के लिए हमें जो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उसी के रिगार्डिंग हमें एनसीईआरटी पढ़ना होता है। तो एनसीईआरटी पढ़ना क्या कंपलसरी है क्या, सबसे पहली बात ये। ठीक है, तो क्या एनसीईआरटी हमें पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े तो भी हमारा काम हो सकता है क्या। ठीक है, सो आप मार्केट में गए और एनसीईआरटी खरीद के लाए, ओके, और आपने एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया कि नहीं। जब आप वीडियोस देखते होंगे, जो टॉपर्स है उनके जो इंट्रोडक्शन वीडियोस देखते होंगे, ठीक है, जब वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था और ये स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी मैंने पढ़ी थी। सो आप मार्केट जाएंगे, एनसीईआरटी खरीद के लेंगे या फिर ऑनलाइन मंगवाएंगे, ओके, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं देन आपको क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है ये हम डिस्कस करेंगे और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे हमें उस एनसीईआरटी को समझना है, कैसे धीरे धीरे उसको प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, सो सबसे पहली बात, जब हम एनसीईआरटी हाथ में लेंगे और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें लैंग्वेज कौन सी यूज करना है। ओके, आइदर इंग्लिश यूज करना है, इंग्लिश और हिंदी। यही पहला सवाल आता है कि जब हम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तब हमारे माइंड में सवाल आता है कि हम विच लैंग्वेज शुड बी प्रिपेयर फॉर द रीडिंग ऑफ एनसीईआरटीज। ओके, सो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो, अगर आपकी इंग्लिश के ऊपर पकड़ अच्छी है और आप समझ पाते हैं तो यू कैन प्रिपेयर इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, डन, आपको 100% वही लैंग्वेज चूज़ करना है। बट प्रॉब्लम कौन से स्टूडेंट का आता है, जिनकी पढ़ाई स्टेट बोर्ड से हुई है, मे बी मराठी, फॉर एग्जाम्पल मराठी। अगर मेरी पढ़ाई स्टेट बोर्ड से हुई है, मेरा ग्रेजुएशन, मेरा 10th 12 ग्रेजुएशन सब स्टेट बोर्ड से ही हुआ है, एंड अगर मैंने तो वहाँ पे एनसीईआरटी इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ाई नहीं, ना 12th तक की, ना ग्रेजुएशन होने तक कुछ भी एनसीईआरटी मैंने इंग्लिश में कुछ पढ़ा भी नहीं, और ना ही मेरा एनसीईआरटी के साथ में, एनसीईआरटी की बुक्स के साथ में ना ही मेरा कुछ कॉन्टैक्ट रहा। सो अगर इस टाइप के अगर हम स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अदर देन महाराष्ट्र, किसी भी स्टेट के स्टूडेंट हो, अगर उन्होंने अपने स्टेट से पढ़ाई पूरी की है, देन अगर वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जब वो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं तब उनके सामने क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज इंग्लिश प्रिपेयर करें या फिर हिंदी प्रिपेयर करें। तो मैंने बताया कि जिनकी इंग्लिश में पकड़ अच्छी है उनके लिए इंग्लिश 100% ये ऑप्शन है कि उनको प्रिपरेशन इंग्लिश में ही स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है हिंदी। अगर आपको लगता है कि आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आपकी राइटिंग स्पीड आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे मेंस आंसर राइटिंग में हमें राइटिंग स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप हिंदी प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश को समझ पाते हैं, एंड हमें लगता है कि मैं और कोशिश करके इंग्लिश में एक अच्छी पकड़ बना सकता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में एक अच्छी पकड़ बना सकता हूँ। मे बी आपको कुछ इंग्लिश आते होंगे, कुछ नहीं भी आते होंगी, तो अगर आप रेडी हो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश को समझ लूँगा, इस लैंग्वेज को समझ लूँगा, एंड समझते मैं इंग्लिश को एक परफेक्ट लैंग्वेज बना लूँगा। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तब हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, देन आफ्टर दैट इंग्लिश हमें एक अच्छी फैमिलियर लैंग्वेज लगना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो आप सोचिए, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू विच लैंग्वेज यू शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर द प्रिपरेशन। ओके, सो दिस इज अबाउट
सेकेंड प्रॉब्लम हमें क्या आती है, ठीक है। सो लैंग्वेज अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है और आप इंग्लिश में पकड़ अच्छी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरा तरीका क्या था, मैं क्या करता था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करता था, ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं थी और आज भी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है। मैं कुछ गलत भी कह लेता हूँ, मुझे समझ में भी नहीं आता, बट हमें इंग्लिश को मास्टर्स नहीं करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमें मास्टर्स नहीं करना है। बस हमें इंग्लिश का ज्ञान इतना ही रखना है ताकि हम क्वेश्चन को आंसर कर पाए और इंग्लिश को समझ पाए। हमें इंग्लिश में मास्टर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जब हम एनसीईआरटी को इंग्लिश लैंग्वेज की प्रीफर करते हैं इंग्लिश, और अगर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है देन हमें इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, मैं क्या करता था ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मैं भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। सो सबसे पहली बात, जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी की तो होता यूँ है कि हमें कुछ पार्ट्स का मीनिंग समझ में आता है तो कुछ पार्ट्स का मीनिंग समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कोई वर्ड्स रहते हैं उसका मीनिंग होता है वो हमें समझ में नहीं आता, कुछ वर्ड्स रहते हैं उसका हमें मीनिंग समझ में नहीं आता। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉपी बनानी है, और उस कॉपी में जब हम पढ़ाई करने के लिए स्टार्ट करते हैं, जब हम एनसीईआरटी लेके स्टार्ट करते हैं तो हमें उस कॉपी में जो भी वर्ड्स हमें नहीं आते हैं फर्स्ट रीडिंग में, जब हमें वो वर्ड्स नहीं आते हैं वो वर्ड्स हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंसी, इफ सपोज आपको कंसिस्टेंसी का मीनिंग पता नहीं है और उस वर्ड के वजह से, उस पर्टिकुलर एक वर्ड्स के वजह से अगर आपको पूरा सेंटेंस ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वर्ड को नोट डाउन कीजिए। वर्ड को नोट डाउन करने के बाद आपके पास स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में डिक्शनरी डाउनलोड कीजिए और डिक्शनरी से उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग है सातत्य, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। सो जो भी हो, वॉट एवर इट इज़, आपको जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता उसको नोट डाउन करना है और उसका आपकी लैंग्वेज में, जो भी आप लैंग्वेज समझते हो उस लैंग्वेज में आपको उसका मीनिंग लिख के रखना है, ऐसा नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। मे बी अगर आपने एक दिन में एक एनसीईआरटी ख़त्म कर दी या फिर 5-6 चैप्टर आपने ख़त्म कर दिए तो वहाँ से कम आपको 20, 25, 30 ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपको सबसे पहले यही करना है। देन सेकेंड प्रोसेस क्या है, जब आप डे 1 की ये बात होगी, जब आप डे 2 को अगर पढ़ना चालू करेंगे, डे 2 को आप पढ़ना चालू करेंगे तो आपको ये वर्ड्स सबसे पहले रिपीट करना है, सबसे पहले आपको वो वर्ड्स को रिपीट करना है, देन आप पढ़ना स्टार्ट करना है, तो होगा यूँ, आप फर्स्ट डे में जितने भी 25 से 30 आप वर्ड्स निकालें और आपने डे 2 में वही वर्ड रिपीट किए तो होगा यूँ, जब आप कोई आगे वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि वही वर्ड्स रिपीट होते जा रहे हैं, दैट्स मीन आपको फर्स्ट टाइम आपने ये स्टैंडर्ड रीड किया तो आपको नहीं समझ में आया उसका मीनिंग, बट सेकेंड टाइम आप अगर उसी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, मैंने भी ऐसा ही फॉलो किया था, ओके। सो जब स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा, सिर्फ पढ़ने का ही काम किया, जिस वर्ड्स का मीनिंग नहीं आता उसको नोट डाउन किया, उसको रिवाइज किया, देन जब मैंने सेकेंड रीडिंग की एनसीईआरटी की तब मुझे मीनिंग अच्छे से समझ में आ रहा था। तो गाइज आप भी ये प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो, ठीक है गाइज। सो अब हमने देख लिया लैंग्वेज के बारे में। सो सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है क्या एनसीईआरटी हमें पढ़ना ही चाहिए या फिर हमें उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा 2 वेज, उसको हम 2 हिस्सों में जान सकते हैं। अगर आप सीबीएसई स्टैंडर्ड से पढ़े हैं, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन, आपको 10, 12 इसमें सीबीएसई स्टैंडर्ड से आप पास आउट है और आपको जो जनरल स्टडी के सब्जेक्ट है, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट, ये सभी सब्जेक्ट अगर इंग्लिश में है एंड सीबीएसई एनसीईआरटी पैटर्न के है, अगर आपकी उस सब्जेक्ट में आपके स्कूलिंग टाइम के वक्त अगर आपकी उस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, आपकी पकड़ स्ट्रांग है, आपको वो नॉलेज अच्छे से है, देन यू कैन आप स्किप करो, टाइम वेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ टॉपर्स बोलते भी होंगे ना कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है, उनकी बातों में मत जाओ आप, ठीक है, आपको वो स्किप करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी 10th में 12th में एनसीईआरटी आपने अच्छे से पकड़ है, आपको अच्छे से उसका नॉलेज है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है गाइज। आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड जो बुक है उसके ऊपर डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। सो अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो, बट अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ स्कूलिंग टाइम में सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही वो बुक्स पढ़ी थी और अब जब आप प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किए हैं तो आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं हो रहा है, ऐसे सिचुएशन अगर है, इस सिचुएशन में आपको एनसीईआरटी वन टाइम रीड करना चाहिए, ठीक है। सो
तो आपको समझ में आया कि एनसीईआरटी कंपलसरी पढ़ना है कि नहीं है, ठीक है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज दैट, क्या पूरी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या? पूरी एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है क्या, ठीक है। कोई बोलेंगे 6 to 10 तक पढ़ना है, कोई बताएंगे 11 to 12 तक पढ़ना है। मेरा मानना क्या है, मान के चलते कि 6 to 10 की एनसीईआरटी है एंड 11 and 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। तो देखिए गाइज, 6 to 10 स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी होती है, फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए 6 स्टैंडर्ड में जो भी बच्चा होगा और 11-12 स्टैंडर्ड में जो भी बच्चा होगा, उनकी मैच्योरिटी में, उनके अंडरस्टैंडिंग में बहुत बदलाव रहता है, ठीक है। सो 6 to 10 स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी रहती है वो उसी ही टाइप से फ्रेमवर्क उसका वैसे ही होता है, ताकि एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा उसको समझ पाए, एक छोटा बच्चा उसको समझ पाए। उसी ही लेवल में, उसी टाइप में वो जो एनसीईआरटी की बुक है वो फ्रेम की जाती हैं, ताकि छोटा बच्चा उसको समझ में आए। कुछ पिक्चर्स डालेंगे, कुछ डायलॉग्स डालेंगे, ठीक है। कुछ गर्ल्स एंड स्टूडेंट, दो स्टूडेंट के ऐसे डायलॉग डालते हैं ऐसे, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों के हिसाब से वो बुक है ना, वो फ्रेमवर्क रहती है, ठीक है। एंड जो भी 6 to 10 तक जितना भी हमें सिलेबस कवर अप किया जाता है, वही सिलेबस सेम रिपीट 11 and 12 स्टैंडर्ड में भी देखने को मिलता है, ठीक है। सो अगर आपको बेस आपका अच्छे से क्लियर करना है, आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको अगर लगता है चलो टाइम लगेगा तो लगेगा, 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा पढ़ाई के लिए, लेकिन मुझे पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है, तो दैट्स अ गुड ऑप्शन। समय मत देखिए, 1 महीना ज़्यादा लगेगा चलेगा, 15-20 दिन ज़्यादा लगेगा चलेगा, बट आप अगर 6 to 10 पढ़ने के बाद 11 and 12 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ओके। एंड यू कैन आल्सो रीड 11 and 12 स्टैंडर्ड की बुक। हम 11 स्टैंडर्ड की बुक पढ़ के भी काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से हम स्टोरीज़ को, हिस्ट्री को समझ सकते हैं, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कितना टाइम अवेलेबल है, क्या आपके पास इनफ टाइम है, कि आपके पास कम टाइम है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको वो समझना है कि आपको कौन सी एनसीईआरटीज पढ़ना है, ओके गाइज। सो दिस इज अबाउट सेकेंड पॉइंट, क्या एनसीईआरटीज कंपलसरी है या फिर नहीं है, ओके गाइज। देन आते हैं थर्ड पॉइंट पे। जमून डालना, रुकने का, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। सो गाइज, अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। देखिए गाइज, हम एनसीईआरटी तो पढ़ते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ते सर पढ़ते, एक पेज पढ़ा, सेकेंड पेज पढ़ा, थर्ड फोर्थ पढ़ते जाते, बट हम वहाँ से कुछ कंसेप्ट क्लियर करने की, समझने की कोशिश कर रहे क्या, हमें समझने की कोशिश कर रहे कि एक्चुअल में दिया क्या है, क्या हुआ क्या था, हिस्ट्री में क्या हुआ था, क्या दिया है, कैसा इवोल्यूशन हुआ, कैसा स्टार्टअप हुआ, क्या हुआ था। सो वही हमें कनेक्ट करके चलना है, ठीक है। सो फर्स्ट रीडिंग में नहीं आएगा, लेकिन हम जैसे जैसे उसको रिपीट करेंगे, वैसे वैसे हमें वो समझ में आती है। सो मैंने यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 स्टेप्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस मैंने इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया है, ठीक है। तो स्टेप 1 रीडिंग 1, रीडिंग 2 एंड रीडिंग 3, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस मैंने 3 स्टेप में उसको डिवाइड ये किया है। आप एनसीईआरटी को जो पहली बार में पढ़ेंगे तब क्या होगा, सेकेंड टाइम पढ़ेंगे तब आपको क्या ध्यान में आएगा, एंड थर्ड टाइम पढ़ेंगे तो आप डन हो जाओगे, ठीक है, कंसेप्ट को लेकर। तो देखिएगा होता क्या है, जब हम पहली बार रीडिंग करते हैं तब हमें एक्चुअल में लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी हमें प्रॉब्लम जाता है, हमें समझ में नहीं आता। अगर हम स्टेट से अगर पास आउट है तो हमें एनसीईआरटी एकदम नई सी लगती है, एकदम ऐसा लगता है कि हम नए स्कूल गए हैं क्या, नए हम पढ़ रहे क्या, ऐसा लगता है। तो फर्स्ट टाइम में हमें सिर्फ समझना है कि एक्चुअल में हिस्ट्री में क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या दिया हुआ है, कैसी प्रोसेस है, क्या क्या हैपनिंग्स हुआ है, उसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हमें समझना है। एंसेंट में क्या हुआ, हड़प्पन संस्कृति की बेसिक डेफिनेशन क्या है, उसका सर्च किसने किया, ओके, दयाराम साहनी वगैरह हमको पता है, ठीक है। सो हमें वो समझना है, बस हमें देखना तो है। अगर हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं, कैसी है, क्या है, अच्छी है कि नहीं है, ठीक है, कलर ठीक है कि नहीं है, स्टैंडर्ड है कि नहीं है, वो हम देखते हैं, ठीक है, मजबूत है कि नहीं है, अगर गिर गया कोई चीज़ तो टूटेगी क्या। सेम आपको एनसीईआरटी पढ़ के बस देखना है कि दिया क्या हुआ है,
फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको अगर पूछा तो आपको ये बताना आना चाहिए कि यार एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी गई हुई है। आप ये नहीं बता सकते कि हाँ मैंने ये टॉपिक पढ़ा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ा और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में ये है, फ्रेंच ने ये किया, इंग्लैंड की तरफ से ये हुआ, पोर्तुगाल की तरफ से ये हुआ, उनकी ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस है, आप ये बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे। बट आपको समझना है, आपको यही फर्स्ट रीडिंग में यही देखना है कि दिया क्या है, व्हाट गिवन इनसाइड द बुक। आपको इतना समझना है। अगर आपने इतना समझ लिया, आपने लैंग्वेज का बैरियर कंप्लीट कर दिया, इसको समझ लिया, देन उसके बाद आपको सेकेंड रीडिंग करना है। सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, आपको इतना समझ में आया दिया क्या हुआ है। मान के चलते कि हड़प्पा संस्कृति दी है। देखिए जब आप फर्स्ट रीडिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एनसीईआरटी की 5th स्टैंडर्ड की बुक में, फॉर एग्जांपल 6th स्टैंडर्ड की बुक में हड़प्पन सिविलाइजेशन दिया है। ठीक है, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को और कौन कौन से नाम है, ठीक है, हिंदू संस्कृति, हड़प्पन सिविलाइजेशंस, ओके, वॉट एवर, आपको ये तो पता चलेगा कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सेकेंड रीडिंग में क्या करना है, हमें इसके बारे में समझना है, हमें इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, किसने उसको सर्च किया, ठीक है, उत्खनन का क्या हुआ, प्लेस कहाँ है उसके, कौन कौन से प्लेस है, ठीक है, कालीबंगन क्या है, ठीक है, जो भी है वॉट एवर इज दैट, वो हमें सेकेंड रीडिंग में हम समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, बट फिर भी सेकेंड रीडिंग करने के बाद भी पूरे एनसीईआरटीज़ की हमें क्लियर नहीं होता अच्छे से। एक एवरेज लेवल की बात करो, अगर कोई ब्रिलियंट होगा वो उसने नज़र घुमाया और मुझे समझ में आएगा, उसकी बात अलग होगी। लेकिन हम एक मान के चलते कि मैं भी और आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं, तो हम एक प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, सो सेकेंड रीडिंग में हमें पता चला कि हमें हड़प्पा दिया हुआ है। अब हमें हड़प्पा के बारे में पता करना कि एक्चुअल में उसमें है क्या, ये हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। देन थर्ड रीडिंग में हमें ये देखना है, हमें उसको फाइनल करना है, हमें ये माइंडसेट करके चलना है कि अब मुझे वो जो दिया हुआ है ना, वो एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी गई हुई है उसको मुझे अच्छे से समझना है, क्लियर करना है, ताकि मुझे फोर्थ टाइम उस सब्जेक्ट के ऊपर फिर से वो सब्जेक्ट को रीड करने की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े। आपको उस टाइप से उस हद तक आपको जाना है कि आपको टॉपिक को इस हद तक पढ़ना है कि अगर बुक आपने क्लोज की तो आपको मुझे बताना आना चाहिए कि उस टॉपिक में इतनी सारी चीज़ें दी गई हुई है। अगर आप इतनी पढ़ाई करते हो, इतने आप क्लियर करते हो, तो मान के चलो कि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। ठीक है, सो दिस इज़ रियल ट्रूथ, दिस इज़ फैक्ट गाइस। ठीक है, सो आपको ये इतने स्टेप्स फॉलो करनी होंगी और स्टेप 3 में आपको डन करना होगा और एनसीईआरटी क्लोज करना होगा। ठीक है, देन आप जो स्टैंडर्ड्स बुक है उसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फैक्ट अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस। ओके गाइज, सो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम नोट्स पे। हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे नोट्स हमें कब निकलना है, क्यों निकलना है, कब निकलना है। ठीक है, सो बेसिकली जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया कि रीडिंग फर्स्ट, रीडिंग 2, रीडिंग 3, ठीक है, उसकी प्रोसेस बताई। सो जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तब हमें नोट्स बिल्कुल भी नहीं निकालना है। ओके, मैं यहाँ पे देखिएगा लिख लेता हूँ R1, R2 एंड R3। फर्स्ट रीडिंग में हमें नोट्स बिल्कुल भी नहीं निकालना है। अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में नोट्स निकालने की कोशिश की तो आप उसी बुक को फिर से अपने हाथों से छपवा देंगे। आपको मजाक लगेगा लेकिन सही है। हम फर्स्ट रीडिंग में हमें ये क्लिक ही नहीं होता कि हमें एक्चुअल में नोट्स निकालने कैसे हैं। ठीक है, सो अगर आपने फर्स्ट रीडिंग में नोट्स निकालने की कोशिश की तो आपको लगेगा अरे ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दिया यार इसको पकड़ लूँ, इसको छोड़ यार इसको लेता हूँ, अगर इसको छोड़ दिया मैंने तो ये अगर ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट आया तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो हम ऐसी सोच के कारण क्या करते हैं, पूरी की पूरी बुक को जैसी वैसे अपन छाप देते हैं और बोलते हैं कि हम हमारी नोट्स निकाल के हो गए। ठीक है, सो ये प्रोसेस है गाइज, हमारे ब्रेन की प्रोसेस है। बट हमें नोट्स निकालना कब है ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रीडिंग 1 में हमें नोट्स निकालने नहीं है। रीडिंग 2 में दिया क्या हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, हम समझ लेते हैं तब हमारी आइडियाज़ डेवलप होती हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में कीवर्ड्स हमें पता लगने लगते हैं कि हमें ऐसा लिखा तो हमें ये नोट्स ऐसे निकालनी चाहिए। देन जब आप थर्ड रीडिंग करते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है कि हमें नोट्स में निकालना क्या है। तब आप अच्छे से लिखेंगे कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन है और इसके ये पॉइंट आप ऐसे एक पाई डायग्राम करके आप निकाल लग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टाइम क्या है, किसने सर्च किया, उसकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या है, उसका कौन कौन से स्टेट में उसका विस्तार है, उसका किस के साथ व्यापार था। इतने पॉइंट आपने एक पॉइंट लिख दिया ना, आपकी पूरी नोट्स बन जाती। तो ये सब चीज़ें कब आती है, जब आप फर्स्ट सेकेंड रीडिंग कर लेते हो या फिर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, देन उसके बाद ही आप नोट्स निकालो।
पूरी की पूरी बुक को वैसे ही मत छपो, ठीक है। आप इस टाइप से ट्री डायग्राम, ऐसे ट्री डायग्राम, ये ब्रांचेस, ऐसे आपको जैसा लगे, आपको जैसा सहज हो, आपको जिस टाइप, आपकी जो भी टेक्निक हो, उस टेक्निक से आप नोट्स निकालिए और काफ़ी अच्छे से आपको स्टडी बहुत बेहतर होंगी गाइज, ठीक है। ये बातें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट नोट्स, ठीक है। इस टाइप से हमें नोट्स बनाना है और नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। जब हम रिविजन करते हैं तब हमें देखने के लिए बहुत आसान हो जाता है गाइज, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम रिक्वायर्ड डेली और मंथ। अब हम देखेंगे अपना लास्ट पॉइंट्स, ठीक है, जिसमें टाइम रिक्वायर्ड डेली एंड मंथली। हमें एनसीईआरटी पढ़ते समय कितना टाइम देना चाहिए, क्या 1 महीना देना चाहिए, 2 महीने और 3 मंथ्स, ओके। एंड डेली हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सो टाइम मैं एक डेली आपको बता देता हूँ। मे बी आपका डेली शेड्यूल्स, आपका डेली पढ़ने का तौर तरीका या फिर टाइम सिस्टम अलग हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू यू जो आपको फिजिबल लगता है वो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मैं कैसे पढ़ता था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मॉर्निंग में उठने के बाद 1 to 2 आवर्स न्यूज़पेपर के बाद में जब एनसीईआरटी की प्रोसेस थी तो एनसीईआरटी लिया, एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। सो हमें पता है कि हम 2 आवर्स से ज़्यादा कंटिन्यू पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 तास, तो 2 से 3 तास। अगर कोई बोलता है ना कि मैं 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करता हूँ तो वो आधा और सोचता है और आधा पढ़ाई करता है, ठीक है। ये माइंड है। अगर हमें 100% फुल्ली कॉन्सेंट्रेटली अगर हमें पढ़ाई करना है तो 2 से 3 आवर्स हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। उसके बाद हमें 10 to 12, 15 मिनट का जो भी है पावर नैप लेना है, हमें रिलैक्स होना है, ठीक है, थोड़ा माइंड को फ्रेश करना है। देन अगेन हमें दोबारा फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठना होता है, ठीक है। सो आप प्लानिंग करिए कि आपको 10 फॉर एग्जाम्पल 6 की जो एनसीईआरटी है, 6 के एनसीईआरटीज़ में बुक कितने हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 बुक हैं, तो आपको 10 बुक में डिवाइड करना है, ठीक है, कि हम मुझे ये 10 बुक में से ये जो बुक है, ये 1 नंबर की बुक आज संडे को फिनिश करना है और आपको कर रहे हैं। आपका वो टारगेट है, आपका वो टारगेट है और आप टारगेट के हिसाब से मान के चलिए, ठीक है। तो डेली अगर आपको 6 स्टैंडर्ड की मान के चलते हिस्ट्री आपको पढ़ के ख़त्म करना है, एक दिन में ख़त्म करना है, तो आप उसमें देखें चैप्टर कितने हैं, 20 चैप्टर हैं। तो 20 चैप्टर्स को आप और डिवाइड कीजिए कि मॉर्निंग में मुझे 4 चैप्टर फिनिश करना ही है, चाहे कुछ भी होता है। जब तक कि मैं वो चैप्टर फिनिश नहीं करूँगा तब तक कि मुझे हटना नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रख के समझना है, ठीक है, तभी हम पढ़ाई पूरी कर पाएंगे, ठीक है। सो 4 चैप्टर मॉर्निंग के 2 टाइम, देन उसके बाद में 4 चैप्टर सेकेंड स्लॉट में, उसके बाद और 4 चैप्टर थर्ड स्लॉट में। ऐसा कर करके हमें दिन भर में 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई में हमें एक बुक पूरी फिनिश करना है, ठीक है। सो ऐसे आप अकॉर्डिंग टू यू, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से चलो, मैं कोई नहीं होता, मैं तो चिटोरा हूँ एक प्रकार का। बड़े बड़े टीचर है, बड़े बड़े एनसीईआरटी अकेडमी वाले, बहुत बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं आपको बताने वाले। बट अगर मेरी बात अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरी बात गौर कीजिए, समझिए एंड अकॉर्डिंग टू यू प्लान योर शेड्यूल, पार्ट कीजिए, आपके पढ़ाई के पार्ट कीजिए, हिस्से कीजिए, टाइम को डिवाइड कीजिए और उस टाइमिंग में एकदम आराम से फ्री माइंड में पढ़ाई कीजिए, ठीक है गाइस। माइंड के ऊपर कोई प्रेशर नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ाई करना है, एकदम इंटरेस्टिंगली हैप्पीली उस प्रोसेस को एंजॉय करना है एंड अपनी जो डेली के जो टारगेट्स है उसको फिनिश करना है गाइज, ठीक है। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई लोड नहीं लेना, ठीक है गाइज। सो मुझे लगता है कि इतने मैंने कवर करने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। आप कौन सी सिटी से हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है कि नहीं वैसे भी आप मुझे बताइए और बताइए मैं कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ बनाऊँ। तब तक के लिए आप इतने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आप भी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।